जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी सनातन भाइयों को मेरी राम राम। जैसे कि आपको पता है, हम हमारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ चौहानों का बदद इतिहास का अपने शब्दों में व्याख्या कर रहे हैं। उसके लेखक और ग्रंथकार हैं श्री राव देव सिंह निर्वाण चौहान। आज हम प्रकरण 13 भारत सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1178-1192 ईस्वी इस विषय अध्याय को व्याख्या कर रहे हैं। सभी सनातन भाइयों को राम राम। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कपूर देवी से ज्येष्ठ बूंदी 1223 को बहुत ही शुभ घड़ी व शुभ मुहूर्त में हुआ था। जब पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष का ही था, तब पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर देव का देहांत विक्रम संमत 1234 में हो गया था। पीछे पृथ्वीराज और हरिराज का लालन पालन व शिक्षा दीक्षा तथा राज्य कार्य का भार कपूर देवी को संभालना पड़ा। कैमांस उस समय प्रधानमंत्री था। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार सम्राज्ञी कपूर देवी ने एक सफल रेजेंट का कार्य किया था। जिन पाल की खैरतगंज पटेवाली के अनुसार कैमस अच्छ विद्वान महान योद्धा और स्वामी भक्त था। उस समय एक दूसरा योद्धा मंत्री भूवे ने कमल था, जो हेय वंशी कपूर देवी के पिता अचल राज का छोटा भाई था। यह महादानी था। पृथ्वीराज तृतीय ने राज्य कार्य स्वयं ने विक्रम संमत 1237 में संभाला। नागा अर्जुन से युद्ध। राज्य कार्य संभालते ही पृथ्वीराज को कई युद्ध करने पड़े। सबसे प्रथम युद्ध बहुत ही भयंकर था, क्योंकि उसमें राज सिंहासन का प्रश्न था। विग्रह राज चतुर्थ के एक पुत्र अमर गंजे को तो पृथ्वीराज द्वितीय ने युद्ध में समाप्त कर दिया था, किंतु उसका दूसरा पुत्र नागा अर्जुन उस समय तक जीवित था। नए सम्राट को एक छोटी आयु का वे बिना अनुभव का देखकर उसने गुड़पुर आधुनिक गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था। समाचार मिलते ही पृथ्वीराज तृतीय ने हाथी घोड़े रथ पैदल आदि की एक विशाल सेना लेकर गुड़गांव के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। नागार्जुन तो दुर्ग से बच निकला, किंतु उसे के बहुत से योद्धा युद्ध में मारे गए। नागार्जुन की माता पत्नी और कई लोग पृथ्वीराज के हाथ लगे, जिन्हें वह अजमेर ले गया। बहुत सारा माल हाथ लगा। नागार्जुन का एक ऑफिसर अपने योद्धाओं सहित अंत तक लड़ता रहा। अंत में वे सभी मारे गए। उन्हें के कटे हुए शीश एकत्रित कर उनकी माला बनाकर अजमेर के मुख्य द्वार पर लटका दी गई। भादनैकों का विजय। रेवाड़ी तहसील भिवानी व अलवर जिले में फैले हुए अहीर लोगों ने विद्रोह कर दिया था, जिनको बलपूर्वक जीत कर उन्हें दबा दिया गया। विक्रम संमत 1239 से पूर्व में हुआ था। चंदेलों पर आक्रमण। जिनपाल की खतरगंज पट्टेवाली के अनुसार पृथ्वीराज ने सेना एकत्रित कर दिग्विजय करने के लिए चारों ओर सेना बढ़ाई थी। महबो के चंदेला वंशी राजा पेरमानंद पेरीमाल पर आक्रमण किया। चंदेला का राज्य जय जय मुक्ति के नाम से प्रसिद्ध था। मदनपुर के मंदिर में विक्रम संमत 1239 में लगे शिलालेख के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहबा को जीतकर उसे नष्ट कर डाला। पृथ्वीराज रासों में तथा चंदेल राज्य के जगैनी के अल्लाह खंड में इस युद्ध का वर्णन बहुत ही रोचक ढंग से किया गया है। बेनाफर वंश के वीर आला उदल और मलखान की वीरता का वर्णन बहुत ही रोचक है। गैडी वालों ने भी सहायता की थी। सारे गैंधर पद्धति तथा प्रबंधक चिंतामणि के अनुसार पेरेमंदित राजा ने मुंह में घास लेकर क्षमा प्रार्थना की, तब उसे छोड़ दिया गया।
उसे क्षमा कर दिया गया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस कारण महोबा व कालिंज में परमानंद के विक्रम संवत 1240 के शिलालेख में उसे दर्शनाधिपति लिखा गया है। गुजरात पर आक्रमण। जिनपाल की खतरनाक पटेवली के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने विक्रम संवत 1244 से पूर्व गुजरात पर आक्रमण किया था। इसकी पुष्टि वारेवल लेख से होती है, जिसके अनुसार गुजरात के सोलंकी भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार का पृथ्वीराज की सेवा में उपस्थित होने का उल्लेख है। इस अवसर पर पृथ्वीराज ने आबू के धारा वर्ष पेरमार पर रात्रि को आक्रमण किया था, जिसे का विवरण धारा वर्ष के छोटे भाई पहलादेन देव द्वारा रचित पार्थ पराक्रम व्ययोग में किया गया है, जिसमें पहलादन देव की शूरवीरता के कारण पृथ्वीराज को असफलता नहीं मिल सकना लिखा है। इस युद्ध का विस्तार वर्णन हमें पृथ्वीराज रासों में मिलता है, जिसके अनुसार भीमदेव द्वितीय द्वारा नागौर के दुर्ग को ले जाने और पृथ्वीराज द्वारा उसे वापस लेने तथा भीमदेव द्वारा सोमेश्वर देव की मृत्यु तथा भीमदेव को पृथ्वीराज द्वारा हराकर युद्ध में मार डालने का विवरण है। पृथ्वीराज रासों की उपयुक्त सूचना सत्य नहीं है, क्योंकि सोमेश्वर देव की मृत्यु भीमदेव द्वारा नहीं हुई। सोमेश्वर की मृत्यु तो भीमदेव के गद्दी पर बैठने से पूर्व ही हो चुकी थी। इस प्रकार भीमदेव द्वितीय की पृथ्वीराज के हाथ से मृत्यु भी सत्य नहीं है, क्योंकि भीमदेव द्वितीय पृथ्वीराज के पश्चात लगभग 50 वर्ष तक जिंदा रहा था। ऐसा प्रमाण है। यह बात अवश्य सत्य है कि नागौर में चौहान चालुक्य युद्ध अवश्य हुआ था। बीकानेर से दक्षिण पूर्व में चालू गांव में 2 शिलालेख मिले हैं, जिसमें है आहेड़ा और आमे बारे का 2 महिल वीरों का विक्रम संवत 1241 में युद्ध में वीरगति प्राप्त करने का उल्लेख है। मोहिल के चौहानों की एक शाखा है और यह पृथ्वीराज के राज्य के अंतर्गत ही थे। अंत नागौर युद्ध में इनका वीरगति पाना स्वाभाविक है। जगदेव प्रतिहार ने संवत 1244 में बड़ी कठिनाई से चौहानों से संधि की थी। चालुक्यों से युद्ध के 2 कारण बताए गए हैं। एक तो यह कि आबू के सेलख पावर की राजकुमारी छानी के विवाह की बात पृथ्वीराज तृतीय से होना निश्चित हो चुका था कि गुजरात के भीमदेव ने उसे से गलत विवाह करने का निश्चय कर लिया था। आबू पर सेलख व उसका पुत्र जय तैसी परमार विक्रमसिंह के वंश में होंगे। विक्रम सिंह को कुमरपाल ने आबू के राज्य से हटा दिया था और उसके भतीजे यशोधवल को गद्दी पर बैठा दिया था। दूसरा कारण यह बताया गया है कि पृथ्वीराज के दरबार में 7 चालुक्य कुमार रहते थे। यह भीमदेव के चाचा सहदेव के पुत्र थे। एक दिन पृथ्वीराज के चाचा कन्हैदेव ने देखा कि दरबार में बैठे ये चालुक्य युवक मूंछों के बल लगा रहे हैं। कन्हैदेव से इनकी यह दृष्टता सही नहीं गई और वही तलवार से उन 7 को काट डाला। जब गुजरात यह समाचार पहुंचा तो भीमदेव द्वितीय बदला लेने वहां से चल दिया और नागौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, किंतु चालुक्यों को बहुत हानि उठानी पड़ी। कन्नौज के जयचंद से युद्ध। ताजुला मैसीर के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के मन में सारी संसार को विजय करने की आशंका थी और उधर कन्नौज का गेडीडेवाल वंशी राजा जयचंद भी भारत की प्रभुसत्ता के लिए लालायत था। इस कारण इन दोनों राजवंशों में बहुत दिनों से देश बढ़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान की चारों ओर होने वाली विजय से जयचंद्र की जलन और भी बढ़ गई थी। जयचंद्र के पिता विजयचंद्र पर विग्रहराज चतुर्थ ने विजय प्राप्त की थी। उन्हीं कारणों से देश अत्यधिक बढ़ गया था। एक बार जयचंद ने दिग्विजय विजय की तैयारी की और राजस्व यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस अवसर पर अपनी राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर भी रचाया। देश के सभी राजकुमारों को निमंत्रण देकर जयचंद ने बुलाया, किंतु पृथ्वीराज चौहान को
नहीं बुलवाया और उसकी एक प्रतिमा बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर रखवा दी। पृथ्वीराज तृतीय एक अति सुंदर और वीर युवक था। उस काल की सभी राजकुमारियां पृथ्वीराज जैसा वर चाहती थी। संयोगिता ने एक पत्र पृथ्वीराज के पास भिजवा दिया जिसमें लिखा था कि उसने पृथ्वीराज को अपने मन में वर लिया है, अंत स्वयंवर में आकर ले जाओ। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना सहित कन्नौज पहुंचा। कन्नौज में चारों ओर से राजा लोग आ रहे थे और अधिक भीड़ हो रही थी। उसी भीड़ में पृथ्वीराज भी जा मिला। संयोगिता ने जिस राजा के गले में वरमाला नहीं डाली और पृथ्वीराज की प्रतिमा को वरमाला पहना दी। इतने में ही पृथ्वीराज ने संयोगिता को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर दिल्ली का रास्ता लिया। पीछे से जयचंद के योद्धाओं ने पीछा किया। पृथ्वीराज के योद्धाओं ने उसका सामना किया। इस भयंकर युद्ध में पृथ्वीराज के बहुत से योद्धा मारे गए। जयपुर अम्बेबेर घराने के जयवान ने बड़ी वीरता दिखाई और वीरगति प्राप्त की। कई आधुनिक विद्वान संयोगिता हरण की बात को सत्य नहीं मानते, जिसका कारण यह बताया जाता है कि इसका उल्लेख पृथ्वीराज प्रबंध चिंतामणि प्रबंध कोश और हमीर महाकाव्य में नहीं किया गया है, किंतु यह कोई कारण मान्य नहीं हो सकता। उपर्युक्त ग्रंथों में पृथ्वीराज के 4 युद्धों का वर्णन भी उनमें नहीं है। अबुल फजल चंद्रशेखर और चंद्रबेरदाई ने इसका विवरण किया है। पृथ्वीराज विजय में संयोगिता जैसे अपयशरा से पृथ्वीराज के प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी से अंतिम युद्ध से 1192 AD कुछ ही पूर्व संयोगिता हरण का कांड हुआ था। मोहम्मद गौरी से युद्ध सर्वप्रथम 1178 ईसा में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज की टक्कर हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज ने गौरी को एक वीरोचित उत्तर दिया था। तब कहते नशेरी से ज्ञात होता है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को उसे के बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद ने सन 1173 ईस्वी में गजनी का गवर्नर नियुक्त किया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने सन 1175 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय के सिंहासनारूढ़ होने के 2 वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। गौरी ने केरेमितेहा से सुल्तान विजय कर लिया और विश्व से घात करके उच्च के भाटी नरेश को संधि के लिए बुलवा कर धोखे से मार डाला और उसकी पत्नी व पुत्री को बतले ले गया था। इस प्रकार उत्तर में मोहम्मद गौरी ने सफलता प्राप्त कर सन 1178 ईस्वी में उसने गुजरात पर कूच कर दिया। राजस्थान के मारेवाड़ में किराड़ू के रास्ते से वह आगे बढ़ा था, जहां विषम 1235 से पूर्व किराड़ू के प्रसिद्ध सोमेश्वर के मंदिर को तोड़ दिया था। वह नोडोल पहुंचा और उसे विजय कर उसे ने पृथ्वीराज के पास एक दूत द्वारा संदेश भिजवाया कि उसकी अधीनता स्वीकार करे तथा कर देव। पृथ्वीराज ने वीरता पूर्वक युद्ध के लिए ललकारते हुए उत्तर दिया। गुजरात के भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी का सामना किया। कैसरेड़ा में युद्ध हुआ और उस युद्ध में गुजरातियों द्वारा मोहम्मद गौरी की बहुत बुरी पराजय हुई। उसे के असंख्य सैनिक मारे गए। मोहम्मद गौरी प्राण लेकर भागा और मुल्तान जा पहुंचा। सन 1181 में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट पर कूच किया और वहां एक दुर्ग बनाया, जिसे के 5 वर्ष पश्चात सन 1186 ईवी में उसने लाहौर के शासन खुसरो मलिक से विश्वासघात कर उसे बंदी बना लिया और उस प्रकार वह समस्त पंजाब का स्वामी बन बैठा। लाहौर से ही उसने भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार वह पृथ्वीराज तृतीय से टक्कर में आया। लगभग सभी प्राचीन हिंदू लेखों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार युद्ध में हराया। मुस्लिम लेखक केवल दो ही युद्ध होना लिखते हैं, जिसमें से एक सन 1191 ईस्वी में जिसमें गौरी हार और दूसरा 1192 ईस्वी में जिसमें गौरी की जीत हुई। यह हो सकता है कि मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर अत्यधिक स्थापित कर लेने के पश्चात लगातार भारत पर अपनी सेना भेजता रहा हो और उसमें उसे सफलता नहीं मिली हो, किंतु लेखकों ने इन सब आक्रमणों को युद्ध मानकर उसे 7 बार हराना मान लिया हो। प्रबंधकों सूर्यजन चरित्र प्रबंधन चिन्तामणि में 21 बार गौरी को हराना लिखा है।
मोहम्मद गौरी का सबसे बड़ा आक्रमण सन 1190-1191 ईस्वी की दर्द ऋतु में लाहौर से कूच करते बेर हिंद पर अधिकार करना था। यह तबर हिंद या तो शेर हिंद हो, किंतु फेरिसात इसे भेटिंडा लिखता है, जो पृथ्वीराज की राज्य सीमा में था। मोहम्मद गौरी ने यह कजी जियाउल्दीन तुगलक को 1200 घुड़सवारों के साथ रखा दिया, किंतु गौरी भटिंडा के दुर्ग वे वापसी जा भी न पाया था कि उसको सूचना मिली कि पृथ्वीराज दिल्ली के राजा गोविंदराज के साथ विशाल सेना, हाथी, घोड़े आदि सहित आ रहे हैं। मोहम्मद गौरी आगे बढ़ा और तराइन के मैदान में उस कुरुक्षेत्र में जहाँ को खे पांडवों का युद्ध हुआ था, वहां दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने थी। युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना के आगे मुस्लिम सेना टिक नहीं सकी। बहुत से मुस्लिम सैनिक मारे गए और मुस्लिम सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। मोहम्मद गौरी ने एहसास बटोर कर कुछ सवारों को साथ लेकर दिल्ली नरेश गोविंदराय पर आक्रमण किया और उसके मुंह पर भाले का एक वार किया, जिससे उसके अगले दांत टूट गए। गोविंदराय ने संभलकर मोहम्मद गौरी के कंधे में एक भाले का जोरदार वार किया, जिससे वह घायल होकर चक्कर खा गया और गिरने वाला ही था कि एक खिलजी सवार ने पहचान लिया तो कूच कर गौरी के पीछे घोड़े पर चढ़ा कर गौरी को अपने दोनों हाथों के सहारे से घोड़े पर रख कर मैदान से निकल कर ले भागा और बहुत दूर जहां से कूच किया था वहां जा पहुंचा। मुस्लिम सेना बुरी तरह काट डाली गई। बचे लोग भाग कर वे भी रोते पीटते वापस लौटे। मोहम्मद गौरी को जिंदा देखकर खुशी मनाई। पृथ्वीराज चौहान इस विजय के पश्चात कन्नौज के जयचंद से युद्ध करने में व्यस्त रहा और फिर अपनी नई महारानी संयोगिता के महल में आनंद पूर्वक दिन बिताए। उधर मोहम्मद गौरी ने अपने उन सेनापतियों को एकत्रित किया जो युद्ध में भाग गए थे। उन्होंने बहुत लज्जित कर सजाएं दी। स्वयं ने रात को सोना हराम समझा और 1 वर्ष में फिर युद्ध करने की पूरी तैयारी कर ली। उसने चुन चुनकर 1,20,000 सैनिक भर्ती किए, जिनमें तुर्क, ताजिक, अफगान घुड़सवार थे जो कवच और शस्त्रों से सुसज्जित थे। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के विरोधियों से भी संपर्क किया और उनसे भी सहायता ली। जम्मू का राजा विजय चंद्र ने मोहम्मद गौरी से उसकी पहली हार 1191 ईस्वी में जब हुई थी तब गौरी से मिला था और उससे पूरी सहायता देने का वचन दे दिया था। दूसरे युद्ध में जम्मू के राजा विजय चंद्र की सेना उसके पुत्र नरसिंह देव के सेनापतित्व में मोहम्मद गौरी से जा मिली। अबुल फजल और पृथ्वीराज रासों में इसका उल्लेख है। पृथ्वीराज रासों के अनुसार कंगेड़ा का राजा हमीर भी सुल्तान से जा मिला था। कन्नौज के जयचंद की सेना भी मोहम्मद गौरी के सहकर तक जा मिली थी। उधर गुजरात नरेश ने भी गौरी को निमंत्रण देकर पृथ्वीराज पर आक्रमण करने बुलाया था। जेजा के मुक्ति के चंदेल भी पृथ्वीराज से रुष्ट थे। हमीर महाकाव्य में लिखा है कि घटिका देश के राजा ने भी गौरी का साथ दिया। इस प्रकार मोहम्मद गौरी की विशाल सेना के साथ और भी बहुत सी सेना आ मिली थी। सन 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में उसने डेरे डाले और एक दूत भेजकर पृथ्वीराज को युद्ध के लिए ललकारा। इस अवसर पर जयचंद ने आक्रमण किया और उसने युद्ध करने पृथ्वीराज का प्रधान सेनापति स्कंद सेना सहित आ गया हुआ था। इस अवसर पर जो भी थोड़ी बहुत सेना पृथ्वीराज के पास थी उसी को लेकर वह लड़ाई के मैदान में जा पहुंचा। आई ने अकबरी व पृथ्वीराज रासों में 83,000 सेना पृथ्वीराज के पास होना लिखा है। विरुद्ध विधि विध्वंस लक्ष्य दीर्घकृत में स्कंद सेनापति का अन्य युद्ध में व्यस्त होना लिखा है। इस कृति के अनुसार पृथ्वीराज चौहान का साथी मालवा का राजकुमार उदयवान तो युद्ध क्षेत्र में जब पहुंचा तब युद्ध का अंत भी हो चुका था। मोहम्मद गौरी विश्वास, घात, छल, कपट व धोखे घड़ी से बहुत ही निपुण था और इन युक्तियों से ही वह सफल होता गया था। अंत इसी युक्ति का उसने पूर्ण सहारा लिया और पृथ्वीराज के पास लिखा भेजा कि अभी वह युद्ध नहीं करेगा, वह अपने भाई गजनी के सुल्तान के आदेश से आया है। अंत उसी के आदेश की प्रतीक्षा करने में उसे समय लगेगा। गजनी के सुल्तान के पास एक दूत भेजा और समाचार लिए दिया
है कि पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना से हम अभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अंत संधि कर के लौट जाना ही हितकर होगा। जब तक गजनी से उत्तर नहीं आ जाता तब तक वह केवल यह पड़ाव डाले ही रहेगा। जो ही यह समाचार हिंदू सेना को ज्ञात हुआ वे शिथिल पड़ गए, आराम करने वे मौज करने में लग गए, सारी रात हंसी खुशी में बिताई। जमील शिकायत के लेखक मोहम्मद उर्फी के अनुसार मोहम्मद गोरी ने हिंदू सेना को धोखा देने के लिए अपने सेनापतियों में से कुछ को अपने पावड़ा पर रखकर आदेश दिया कि वे स्थान स्थान पर सारी रात आग जलाएं रखें, जिससे सुल्तान की सेना द्वारा कूच करने का आभास भी ना हो। जी उसने सेना के बीच का भाग हाथी व तमेबू डेरे वे समान बहुत दूर पीछे की ओर भिजवा दिए। उसने अपनी सेना के 10,000 के 4 भाग किए और चारों दिशाओं में जाकर हिंदू सेना पर आक्रमण करने का तथा कभी कभी हार कर भागने का बहाना करने का आदेश दिया। प्रभात के समय जबकि पृथ्वीराज चौहान अपने तमेबू में सो रहा था और हिंदू सेनानी अपने वित्तीय क्रम सोचादी में लगे हुए थे, तब आसमक चारों ओर से उन पर आक्रमण हुआ। वे इसके लिए तैयार नहीं थे। अंत बहुत जनहानि हुई। जब हिंदू सेना ने जल्दी में लड़ना प्रारंभ किया तो कोई योजनाबद्ध क्रम से नहीं लड़ सके और फिर मुस्लिम सेना ने हार का भाग जाने का बहाना किया तो हिंदू सेना का सारा क्रम व योजना समाप्त हो गई। पीछे से घुस कर मुस्लिम सेना ने बहुत जनहानि की। इतना होने पर भी पृथ्वीराज की सेना बहुत ही वीरता पूर्वक लड़ती रही। पृथ्वीराज के साथ लगभग 150 सामंत थे, जिन्होंने गंगा जल लेकर सौगंध खाई थी कि या तो विजय प्राप्त करेंगे अन्यथा रण क्षेत्र में मर कटेंगे। मुस्लिम सेना के छक्के छुटा ही रहे थे कि पृथ्वीराज चौहान जो घोड़े पर सवार था उसे के पीछे से अचानक एक मुस्लिम सैनिक ने धनुष की डोरी गले में डाल कर जोर से खींचा तो वह चित पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने ही में कई तुर्कों ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया। यह देखकर हिंदू सेना का मनोबल गिर गया और अंत में विजय गौरी की हुई। पृथ्वीराज के कई घाव थे जिसके कारण उसने युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति पाई। वीरता से कभी भी मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त नहीं हो सकती थी। विश्वासघात छल कपट से ही वह सफल हो सका। हसन हिजामी, मोहम्मद उर्फी, फेरी सैता और मीनहाज उस सिराज सभी मुस्लिम लेखकों ने मोहम्मद गोरी की इस चाल का वर्णन किया है। आधुनिक लेखक डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर R.B. सिंह भी पृथ्वीराज की हार का मुख्य कारण धोखा ही मानते हैं। पृथ्वीराज का अंतिम युद्ध में युद्ध स्थल पर वीर गति प्राप्त की थी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भी मारा गया। सेनापति ने मरने की बात गुप्त रख कर दोनों भाइयों के बीच उसे घोड़े पर उठा ले गए। बाद में गजनी का सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी भी मारा गया। तब औपचारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर गुलाम कुतुबुद्दीन ने बैठने की घोषणा की। व्रणित पृथ्वीराज को पकड़कर बंदी बनाकर गजनी व अजमेर ले जाना, दोनों आंखें फोड़ देने वे शब्द वेदी बाण से लोहे की मूर्ति गोरी को गिराना, वे चंद वे पृथ्वीराज का एक दूसरे को मारने की बात, वे 4-20 वे 24 गंज अंगुल अष्ट प्रमाण कविता भी बाद का जोड़ है। वह कपोल कल्पित है। लेखकों की लेखनी है। विशेषतः जैन कवि कविता रचते हैं, स्त्रियां गीत रच कर गाती हैं, ऐसी जनश्रुति नहीं है। तराइन थानेश्वर के अंतिम युद्ध में माँ गयासुद्दीन विसो को भारत के अंतिम हिंदू सम्राट युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज की रानी संयोगिता व अन्य छत्राणियां तथा उसे की चाचेरी बहन प्रेता भाई ने जौहर किया और दिल्ली के सूर्यलाट कुतुब मीनार के पीछे महारोली दिल्ली में जौहर ज्वाला में सती हो गई। माँ गयासुद्दीन विसो ईस्वी सन 2222 को दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन बैठा, परंतु उसका औपचारिक राज्याभिषेक करके सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी की मृत्यु ईसा सन के बाद 24 जून को हुई। इसका हुआ मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की जीवित
तो रहते तो दिल्ली की गद्दी पर ही बैठता। पृथ्वीराज तृतीय चौहान एक अल्पायु का अति आकर्षक युवक सम्राट था। उसने 25 वर्ष की ही आयु पाई थी, फिर भी वह एक अत्यंत वीर योद्धा व कुशल सेनापति था। उसने छोटी आयु में ही दिग्विजय की बड़ी बीड़ा उठाया था और चारों दिशाओं में ही उसने विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी को तो कई बार युद्ध में हरा कर बंदी बनाकर क्षमा कर छोड़ दिया था। वह एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। 6 भाषाएं पढ़ी थी, जिसे कविता में बहुत रुचि थी। उसके दरबार में 150 सामंत थे, कई वीर योद्धा सेनापति थे तो कई उच्च कोटि के विद्वान कवि थे। कैसे मीरी कवि जय नायक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयनार्दन, विश्व व रूपक आदि विद्वानों के अतिरिक्त पृथ्वीराज भट्ट, जिसे चंद्र बैरेदाई कहते हैं, वह भी उच्च कोटि का कवि था। पद्य में नाब मंत्री का कार्य था कि वह पंडितों और कवियों की सभाएं करते रहते थे। नित्य वेद पाठ होते रहते थे। देश धर्म संस्कृति की रक्षा की चिंता पृथ्वीराज को सदैव रहती थी। प्रजा बहुत सुखी व समृद्ध थी। इस कारण तो पृथ्वीराज को भगवान राम का अवतार माना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन की विजय के पश्चात तुरंत ही अजमेर, झांसी, सिरसा, सामना को हरा कर अपना अधिकार कर लिया। अजमेर में हजारों योद्धाओं ने उसका सामना करते हुए वीर गति पाई। हजारों हिंदू पकड़ कर मुसलमान बनाकर गजनी भेजे दिए, मंदिर तोड़ दिए गए और अतुल संपत्ति उसके हाथ लगी।